सो आज से तो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है। सो दोनों के जो है टैबलेट्स मैंने सेट करके रख दिए, लॉगिन करके, और उनकी क्लास स्टार्ट हो गई है अभी, और दोनों को अपनी अपनी जगह बिठा दिया। और ये हाँ बनने। सो आज भी हल्की हल्की धूप निकल आई है, सूरज तो आ गया बाहर, और हल्का सा धुंध सा अभी भी दिख रहा है। और सोसाइटी में शायद पावर इशू चल रहा है कुछ, एक ब्लॉक शायद अफेक्टेड है, 1-2 ब्लॉक्स। और जो केबल्स है ना वो अंडरग्राउंड केबल्स हैं जिनको रिपेयर करना है, और वो 2007 की केबल्स है पुरानी। तो रोड साइड में जो टाइल्स लगी हुई होती हैं, मुझे लगता था पहले कि वो सिर्फ नाली की हैं, पानी जो है बारिश का पानी या फिर जो पानी इकट्ठा हो जाता है कभी वो जाता है उनके थ्रू। पर जब वो टाइल्स हटाई हैं उन्होंने बड़ी बड़ी, नीचे जो है बड़ी मोटी मोटी केबल्स भी जा रखी हैं। सो कल से बेचारे वो जो हमारे यहाँ की टीम है मेंटेनेंस जो देखती है वो उसको रिपेयर करने में लगे हुए हैं। और जो रेजिडेंट वाले हैं लोकल लोग, वो बेचारे वो भी कंप्लेंट कर रहे हैं कि यार इशू जल्दी ठीक करो, पावर नहीं है। मेरे ख्याल से बैकअप पे तो चल रहा होगा, पर मेन पावर सप्लाई नहीं आ रही है। तो मेन पावर सप्लाई नहीं होती तो कई चीज़ें चलती नहीं है, एयर कंडीशन नहीं चलेगा, और भी कुछ हैवी इक्विपमेंट्स लोग रखते हैं अगर घर पे, तो वो सब काम नहीं करते उस पर बैकअप पे। सो नॉर्मल चीज़ें तो चल जाती हैं। कई बारी गीज़र का भी लोड नहीं लेता अगर बड़ा गीज़र है किसी का। I'm spotlighting another person. एक दूसरे को स्पॉटलाइट करने में लगे हुए हैं। Who is making me on mute? I don't know, because it is definitely not me. When I'm done, I only have a pin for me. It's definitely not like everyone. और जब ऑनलाइन क्लासेस होते हैं ना तो ऐसे बच्चे भी मिल जाते हैं जो सॉफ्टवेयर में जो है ना ऊट पटांग ऑप्शन सेलेक्ट करने लग जाते हैं। कोई किसी को पिन कर दे रहा है फॉर एवरीवन, स्पॉटलाइट में रख दे रहा है, या फिर म्यूट कर दे रहा है किसी और को। तो मज़े कर रहे हैं सब। अभी मैम नहीं आ रही ना क्लास टीचर, और ये कल होठ पे ना चोट सी लग गई। बच्चे खेल रहे थे कल, मेरे ऐसे ऐसे करने में लगे थे, खींच दिया ज़ोर से। बोलने लगाया था पर बोलने से इतना कुछ हुआ नहीं, सूख तो गया है, रेड हो रखा अभी भी। वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच में आज जो है इंग्लैंड वर्सेस नीदरलैंड्स का मैच है, और ये भी डे एंड नाइट मैच है। सो दिन में 2 बजे शुरू होगा IST। बाकी बेबी पढ़ रहा है पीछे। 10:30 हो गए। ब्रेकफास्ट तो कर लिया मैंने, और आज खाया था पत्ता गोभी, कैबेज, और मेरे फेवरेट 2 पोच। ये पोच भी ख़त्म करने पड़ेंगे, ये पोच यहीं से निकल रहे हैं। और ये बच्चों का रूम है, और मेरे पीछे पहाड़ देख रहे हो, टॉयज़ देखो हर जगह फैले हुए हैं। इनके लिए बैग्स लिए थे, पर बैग से निकल के ये टॉयज़ बाहर आ जाते हैं, फिर पूरे रूम में फैल जाते हैं, और अभी एक जगह इकट्ठे हो रखे हैं, एक के ऊपर एक। और ऊपर भी अलमारी के ऊपर भी हमने 2-3 बैग भर के टॉयज़ रखे हुए हैं। पर वो वाले जो प्लास्टिक वाले होते हैं ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स और ये सब ऐसे टॉयज़ जो होते हैं फैला जाते हैं, फिर पैर में चुभते हैं। सो वो हमने एक बार इकट्ठे करके ना लास्ट वीक ऊपर बैग में रख दिए थे। हमने कहा सॉफ्ट टॉयज़ से खेलो। बहुत सारी बारबीज भी पड़ी हुई हैं इनके पास, उनके बाल बनाते रहते हैं, कई बारी उनको नहलाते धुलाते भी रहते हैं, तो ऐसे टाइम पास करते हैं। तो आज सुबह की शुरुआत मैंने करी थी सूर्य देवता को पानी चढ़ा के, अर्घ देना कहते हैं जिसको शायद। कभी कभी मेरे पे आता है धार्मिक जो है जोश। सो 1-2 साल पहले भी मैंने कुछ दिन ऐसे ट्राई किया था। बहुत साल पहले जब छोटा था मैं, लोधी कॉलोनी में रहते थे, तो हमारे यहाँ पे कॉर्नर के मकान में एक अंकल रहते थे। सो उनको मैं डेली देखता था, वो डेली, मतलब इसके लिए तो मतलब एक डेडिकेशन चाहिए। जैसे मेरे पापा में है, किसी चीज़ को अगर शुरू करते हैं तो वो फुल उस पर रेगुलर वो चीज़ करते हैं। फिर वो अगर कोई चीज़ करनी है तो मैं तो 2-3 दिन करके मेरे से नहीं हो पाता, छोड़ देता हूँ। थर्सडे या ट्यूसडे, अगर ट्यूसडे फास्ट रखा मैंने कुछ दिन हनुमान जी के नाम पे, वो भी कुछ दिन रखा, और फिर मेरे से नहीं हो पाया, छूट गया। सो मैंने नोटिस किया अगर ये चीज़ें करो ना तो उसका बेनिफिट किसी वे में तो मिलता है आपको, मतलब या तो मेंटल पीस मिलता है, या आपको लगता है हाँ आप कुछ अच्छी चीज़ कर रहे हो। पर फिर मेरा रेगुलर ना हो नहीं पाता। सो मैंने आज फिर से शुरू किया, देखते हैं कितने दिन चलता है। और मुझे पता है कि कोई बड़ा मेहनत का काम तो है नहीं। कमरे के बाहर बालकनी है, वहाँ से सूर्य देवता दिख जाते हैं, सुबह वहीं से उगते हैं वो। सो आधे मिनट की भी एक्टिविटी नहीं है,
लोटे में पानी भरो और सूर्य देवता को जल चढ़ाओ और आशीर्वाद मिलेगा, अच्छी बात है। पर रेगुलर होना पड़ता है चीज़ों के लिए। अब वो फोकस चाहिए होता है, वो हर किसी में नहीं होता, शायद मेरे में भी नहीं है। हो सकता है सूर्य देवी इस बार ही डेवलप कर दें वो फोकस। ओह, छोटा बेबी कह रहा है मेरे टैबलेट में 15% चार्ज रह गया है। सो मैंने जब ये क्लास शुरू हुई थी अराउंड 54% चार्ज हो रखा था। सो ये जो टीम या फिर जूम जो एप्लीकेशन है ना, ये बहुत बैटरी खाते हैं। मेरा भी जब ऑनलाइन वर्क फ्रॉम चल रहा था, सो जूम जो है ना, ये बहुत बैटरी खाता था। 14 हो गया, चलो मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ। ठीक है, बच्चों की हेल्प करते हैं वापस। सो मम्मी की डिमांड थी कुछ चाय के कप ऑर्डर करने की। सो मैंने जो है वो 6 डब्बे मंगा दिए थे अलग अलग टाइप के। मेरे को लगा जो पसंद आएंगे वो रख लेंगे, उसके बाद जो बाकी वापस कर देंगे। तो मम्मी को सारे पसंद आ गए। एक था जो वापस कर दिया, बाकी 5 पसंद आ गए। तो कहाँ एक डब्बा, एक कप चाहिए था, डब्बा 6 कप चाहिए था, मतलब एक बॉक्स चाहिए था। और अब मेरे पास 5-5 डब्बे पड़े हुए हैं। अच्छे कप्स हैं। मे बी मेरे ख्याल से 2 बॉक्सेस हम गिफ्ट कर देंगे। और ये कुछ हफ्ते तो फेस्टिव सीज़न चल रहे हैं। दशहरा था, फिर ये दिवाली आने वाली है, भैया दूज भी है, करवा चौथ गया, अहोई अष्टमी था। भैया दूज में यार फिर प्रेशर भी वही होता है कि हर बारी भाई को क्यों गिफ्ट देना होता है। आजकल तो टाइम चेंज हो गया है, बहनें भी कमा रही होती हैं। सो प्लीज़ बहनों, अगर आप सुन रहे हैं, सो ये भाई गिफ्ट की वेट कर रहा है इस बारी। हर बारी मैं दूंगा क्या। और ये जो वाइफ ने हाथ में मेहंदी रचाई थी ना, ये अभी तक नहीं निकली है यार। मतलब बड़ा अच्छा क्वालिटी का लगता है मेहंदी था। मेरे ख्याल से मुश्किल से मैंने 5 मिनट भी इसको हाथ पे नहीं रहने दिया, तो धो दिया था। उसके बाद ये ऐसा डार्क होता गया। और कितनी बार हाथ धो दिया मैंने अभी तक, बट ये अभी तक गया नहीं है। ये हैं हमारे ब्लॉक के चौकीदार। सो स्ट्रे डॉग्स का भी काफ़ी इशू चला हुआ था कि पिछले कुछ महीनों में ना कुछ मेट्स को और रेजिडेंट लोगों को भी काट लिया था। सो काफ़ी एजिटेटेड थे लोग कि स्ट्रे डॉग्स को सोसाइटी से बाहर भगाना देना चाहिए। पर एज़ पर लॉ जो है, आप स्ट्रे डॉग्स को जो है अगर कोई ऐसा हो गया है, काटने लग गया है, तो NGOs होते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, वो ऐसे स्ट्रे डॉग्स को लेके चली जाती हैं और कुछ दिन का रिहैबिलिटेशन होता है उनका, या कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह देके उनको उसी जगह में उनको वापस छोड़ना होता है। ऐसा नहीं है कि एक बार लेके उठा के चले गए तो फिर वापस वहाँ पे छोड़ेंगे नहीं। उनको वापस वहीं पे आके छोड़ना पड़ता है, या फिर अगर उनको वैक्सीनेशन देने की ज़रूरत है तो वो देते हैं। और ये एक लॉ है जिसको लोग नहीं समझते कई बारी। और ठीक बात भी है, जिसको काट लेता है और अगर वो चाहता है कि यार ये, अगर वो चाहते हैं कि भाई ये डॉग्स ऐसे नहीं रहने चाहिए, सो वो भी उनकी तरफ से भी वैलिड पॉइंट्स हैं। पर कई बारी हमारी सोसाइटी में काफ़ी डॉग लवर्स हैं और एक्टिव, जिनको कहते हैं ना, डॉग लवर तो मैं भी हूँ। पर जो एक्टिव होते हैं कि अगर किसी स्ट्रे डॉग के साथ कुछ गलत हो रहा है या कुछ वैसा, उठा के ले जा रहे हैं ज़बरदस्ती, सो वो लोग आ जाते हैं सपोर्ट के लिए उन डॉग्स के लिए कि ऐसे नहीं कर सकते, या उनको हटा नहीं सकते, या ज़बरदस्ती मारना नहीं चाहिए, क्या है, और कि ऐसे होने भी चाहिए। एनिमल्स के उनको कहते हैं ना, मूक प्राणी होते हैं। सो अपनी लिए वो कैसे आवाज़ उठा सकते हैं। और वैसे भी इनका इलाका होता है, एरिया होता है। अगर उनको एक बारी कभी कहीं से हटा दो, या उनके ग्रुप में से किसी को अगर चोट लग जाती है या फिर कोई मर जाता है कुत्ता, तो वो इमोशनली काफ़ी अफेक्ट कर जाते हैं कई बार, ये जो डॉग्स वगैरह होते हैं। तो ये भी समझना चाहिए। तो एक तरह से एजुकेशन की ज़रूरत है कि ऐसी सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, लॉस क्या हैं, और अगर हम साथ में सर्वाइव कैसे कर सकते हैं। मतलब इन डॉग्स के रहने से फ़ायदा भी बहुत होता है कि अननेसेसरी जो ना ख़राब एलिमेंट्स जो होते हैं सोसाइटी के, वो सोसाइटी में ईजिली एंटर नहीं करते। कई बार ये हमारे को अलार्म दे देते हैं कि भैया भगा देते हैं उनको मौक मौक के। सो एक तरह से सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए भी अच्छे हैं ये। सो अगर हम इंटरेक्ट करें इनसे बीच बीच में डॉग्स से, सो नहीं काटते हैं ऐसे डॉग्स। मैंने तो नहीं देखा, मैंने तो कभी नहीं देखा किसी डॉग को मेरे पास आके भौंकते हुए इतना, या फिर अटैक करते हुए। और हमारे पास अपना भी एक डॉबरमैन है जो सिस्टर के यहाँ है, कभी कभी यहाँ पे भी रहता है हमारे साथ, या मैं वहाँ पे जाता हूँ, या हम जाते हैं वहाँ पे उसके लिए देखभाल करने।
तो डॉगमैन जो है वो एक सिक्योरिटी गार्ड डॉग है, और हमने उसको इस तरह से पाला है कि उसको इंटरेक्शन शुरू से कराया है बाकी डॉग्स के साथ। जैसे मुंबई में थे शुरू में इनिशियली, तो वहाँ पे तो काफ़ी डॉग लवर्स होते हैं, तो पार्क में आते थे काफ़ी डॉग्स को लेके और एक साथ ना खेलते थे। सो इंटरेक्शन कराना बहुत ज़रूरी है डॉग्स का। घर पे लोग आते हैं तो उनको थोड़ा सा इंटरेक्ट करवाना, समझाना कि हाँ ये हार्मफुल नहीं है। मेड्स आती हैं जैसे उनसे बात कराना। सो फिर वो नहीं रिएक्ट करते वैसा, जब उनको पता चलता है हाँ ये सेफ़ है। हाँ, जैसे अमेज़ॉन वगैरह से कोई डिलीवरी करने आता है तो कई बार वो भौंकते हुए गेट पे जाते हैं, तो वो उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट है। पर एक बार देख लो और समझ जाओ कि हाँ ये तो डिलीवरी वाला है, तो उसको समझा दो, तो वो समझ जाता है डॉग। तो किस तरह से आप उसको ब्रॉटअप करते हैं, किस तरह से उसको ट्रेनिंग देते हैं, उस पर काफ़ी डिपेंड करता है। अदरवाइज़ डॉग्स की जो कई ब्रीड्स हैं उनको अननेसेसरी जो है वो डेंजरस साबित किया हुआ है। वो इसी वजह से कि आपकी अपब्रिंगिंग अच्छे से नहीं करते, आप उनको ट्रेनिंग अच्छे से नहीं देते हैं, इंटरेक्ट नहीं कराते हैं, चेन में बांध के रखते हैं, काफ़ी घंटों तक उनको बंद करके चले जाते हैं। सो एग्रेसिव हो जाता है डॉग, भौंकने लगता है, एग्रेसिव हो जाएगा, काटने को आएगा। तो ये सब रीजंस हैं। थोड़ा एजुकेशन की ज़रूरत है, पेट्स को कैसे पालना है, प्लस स्ट्रे डॉग्स के साथ कैसे डील करना है ना। तो कई बार आप स्ट्रे डॉग्स को सीधा पत्थर मारने की कोशिश करते हैं, सो ये सब भी ना करें। कई बार मैं देखता हूँ यार लंगड़ा के जा रहे होते हैं डॉग्स, तो किसी ने तो मारा होता है ना। अननेसेसरी लोग अननेसेसरी इतना डर जाते हैं कि अपने को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, जो डॉग अटैक भी नहीं कर रहा था उसको भागने के चक्कर में पत्थर मार देते हैं, ज़ोर से डंडा मार देते हैं। सो ये सब भी नहीं करना चाहिए। सो इसके लिए ज़रूरत है मास एजुकेशन की। सोसाइटीज़ जहाँ होती हैं वहाँ पे आना चाहिए लोगों को आगे समझाने के लिए, जो स्पेशलिस्ट होते हैं कि जो गाइड कर सकते हैं लोगों को कि ऐसे एनिमल से या सिचुएशन से कैसे डील करें। सो दैट विल बी हेल्पफुल। और कई बार ये चीज़ें लेक्चर से लगती हैं, जिसके साथ होता है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा इस सिचुएशन पे, वो भी डिपेंड करता है। जिसको काट लेते हैं वो ऑब्वियसली वो गुस्सा हो गई, कई बार बड़ा फ्रेंडली वे में हर कोई इंटरेक्ट करे, रिएक्ट करे, वो भी हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं भी 2-3 हफ्ते पहले जो हमारी ये सोसाइटी की लिफ्ट है उसमें एंटर करने के लिए जैसे ही हुआ, तो जैसे लिफ्ट का गेट खुला, कोई अपना डॉग घुमा के ला रहा होगा, तो लिफ्ट से ही आ रही थी, वो लेडी थी, तो वो ऑल्सेशन था। सो एकदम से जैसे ही बाहर आया तो एकदम अटैकिंग मोड में वो कूदा मेरे पे भौंकता हुआ। तो मैं 2 स्टेप पीछे हो गया, पर मैं इतना घबराया नहीं क्योंकि मेरे को डॉग्स की तो आदत है। और वो सिर्फ भौंका था, ऐसे नहीं था कि काट जाएगा एकदम से, ऐसे कोई काटता नहीं है डॉग एकदम से। सो वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उसका गार्ड डॉग है वो, और प्लस वो अपने ओनर के साथ चल रहा है। सो प्रोटेक्टिव होने के लिए ऑब्वियसली वो थोड़ा भौंकता है, राइट। सो मैं थोड़ा सा हट गया, ऐसा भी नहीं हुआ मैं भागा पीछे को, एकदम 2 स्टेप पीछे हुआ। और पर हाँ, उसके जो ओनर है उन्होंने उसको मेरे ख्याल से 2-4 मुंह पे स्लैप मारे। मैं बोला इतना भी मारने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, एक चीज़ जो कर सकते हैं, अगर आप लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं अपने पेट के साथ, डॉग के साथ, जो कि इतना बड़ा है और किसी भी पर अटैक करने की भी वो रखता है, अगर आपने उसके इस नेचर से या बिहेवियर से अवेयर हैं, और नहीं भी है तो एटलीस्ट उसकी जो लीश होती है वो गर्दन से एकदम क्लोजली पकड़ के रखना चाहिए, ताकि एकदम से वो आपकी कंट्रोल से आपसे पहले ना भाग जाए लिफ्ट से बाहर। सो योर डॉग शुड अंडरस्टैंड कि लिफ्ट में पहले आप बाहर आएंगे, और या वो आपके साइड में से आपके साथ निकले, ये ना कि वो पहले ही भाग लिफ्ट से निकल जाए। सो लेफ्ट या राइट, कई बार दिखती नहीं है लोग, और वो एकदम से पहले बाहर आ जाएगा तो एकदम से लेफ्ट में किसी को भी काट भी सकता है, अगर आपका डॉग इस तरह का इस बिहेवियर का है तो। सो एटलीस्ट उसको इस तरह से पकड़ के रखना चाहिए कि एकदम से कंट्रोल ना छूट जाए, कि वो आपको अल्फा होता है ना डॉग्स की बारी, सो वो अपना ही मन मर्जी से चल रहे होते हैं आगे। सो उनको इस तरह से ट्रेन करना चाहिए कि यू आर द अल्फा, वो आपकी कंट्रोल में रहे, मतलब वो उसको आपकी कमांड माननी चाहिए। और लीश को पकड़ के रखें एकदम, जब आपको लिफ्ट से बाहर निकलना है। अंदर आप अकेले हैं तो चाहे ढीला छोड़ सकते हैं, पर जब आपको पता है कि अब लिफ्ट खुलने वाली है और आपका डॉग एकदम से बाहर भागता है या बाहर निकल सकता है आपसे आगे, और आगे कोई खड़ा हो सकता है जो डर सकता है, पैनिक कर सकता है, सो वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। तो आपके कंट्रोल में रहना चाहिए पकड़ के एकदम। सो सामने वाला भी फिर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हाँ पकड़ के रखा हुआ है। पर आप लीश को ढीला छोड़ देंगे, सो दैट इज़ केयरलेसनेस। तो जो पेट पालते भी हैं उनको भी थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए कि इनको हमें कैसे डील करना है, कैसे पकड़ना है। सो फेस्टिवल सीज़न के चलते मैंने कुछ टाइम का ब्रेक ले रखा है। सो इसका फ़ायदा अभी फ़िलहाल तो बच्चों को हो रहा है कि उनकी ऑनलाइन क्लासेस में हेल्प करने के लिए मैं हूँ आ रहा आमने सामने उनके। सो उनकी हेल्प हो जा रही है। बाकी इस ब्रेक का ये भी वो है कि
अब एक्सपेक्टेशन है कि काफ़ी चीज़ें मैं ही करता हुआ दिखाई दूंगा। वाइफ मेरे को पहले सुबह ही इंस्ट्रक्शन दे के गई है कि भैया लाइट्स टांग देना, ये कर देना, वो कर देना, सफाई कर देना। सो छुट्टियाँ लेने का, ब्रेक लेने का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ पूरे टाइम आराम कर सकते हैं आप, टीवी बिंज वॉचिंग कर सकते हैं। लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है या फैमिली की एक्सपेक्टेशन होती है कि काफ़ी चीज़ें इनके कंधे पर डाल दो। सो दिवाली की काफ़ी चीज़ें हैं जो मेरे कंधे पर डाल दी गई हैं, और डाल दी क्या गई हर बार मैं ही करता हूँ। वो तो ये फ़ायदा है मेरा कि इस बारी ब्रेक है, सो मैं कंफर्टेबली आराम से कर सकता हूँ। सो कंफर्ट के लेवल पे मैं कंफर्ट जोन में वैसे ही घुस गया हूँ, तो थोड़ा चीज़ें डिले हो रही हैं। तो मेरे को लगता है मेरे को आज या कल तक में लाइट्स टांग देनी चाहिए, प्लस फैंस क्लीन करने थे। फैंस जो हैं काले हो रहे हैं, 2 रूम के तो कर दिए हैं। मैं सोच रहा हूँ अर्बन कंपनी से बुला लेते हैं, वो करके चले जाएंगे, और शायद किचन को भी कराना है डीप क्लीन दोबारा से। तो देखते हैं 1-2 दिन में बुकिंग करके ये टास्क भी कंप्लीट करते हैं। सो एक चीज़ ये भी है, जैसे होम डिलीवरी शुरू हो गई है, अर्बन कंपनी जैसी कंपनीज आ गई हैं जो आपके घर पे ही सर्विसेज डिलीवर कर देती हैं। सो आप एक तरह से जो है ना आलसी भी जाते हैं कि चलो थोड़ा पैसा देके अपना कंफर्ट लेवल ले लो जी। सो हमने तो पंखे हमेशा खुद ही साफ़ किए थे, आज तक किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और ये सीढ़ी वगैरह भी नहीं थी। अब तो लैडर लेके रखा हुआ मैंने घर पे, सो कंफर्टेबल भी हो जाएगा। अदरवाइज़ हम टेबल के ऊपर कुर्सी रख के, टेबल के ऊपर टेबल रख के, कुर्सी रख के ऐसे ऊपर पहुँचते थे। और जिन कॉलोनीज़ में हम रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलोनीज़ में, उससे तो ऊंचे ऊंचे मकान थे, मतलब जो छत थी काफ़ी ऊपर थी। सो काफ़ी ऊपर पहुँचने के लिए हमारे को सीढ़ियाँ और ये टेबल और कुर्सी का सहारा लेना पड़ता था ऊपर वहाँ पहुँचने के लिए। सो ये सब काम हमने खुद किए हुए हैं, पर आजकल कंफर्ट है, मेड्स हैं घर पे, ये कंपनीज सर्विसेज देती हैं। थोड़ा पैसा खर्च करो और आराम से दूसरे को दे दो टास्क करने के लिए। आपकी क्लास चल रही है ना, आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैम नहीं आई है। ओह, और एक तो नहीं ऑनलाइन क्लासेस कर देता ना ये टीचर्स का, कई बार इतना टेक्निकल ग्लिच चलता है, बेचारे बच्चे तो ऑनलाइन आ जाते हैं पर टीचर नहीं आती। और बड़ी बेटी जो है वो अपनी क्लास में, मैंने उसको अपना डेस्कटॉप दे दिया आज तो, और वेबकैम लगा हुआ उसमें, तो उसके थ्रू वो टीम्स लॉगिन करके तो वो क्लास अटेंड कर रही है। टीचर काफ़ी देर तक आई नहीं, मेरे ख्याल से आधा पौना घंटा तक टीचर अवेलेबल नहीं थी, और बच्चे आपस में इंटरेक्ट कर रहे थे। कोई अलग अलग जो ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा था, किसी को वो स्पॉटलाइट दे रहा था, किसी को का माइक ऑन कर रहा है, ऑफ कर रहा है, ये सब चीज़ें चल रही थी उनकी। तो बच्चे स्मार्ट हैं आजकल के। आप स्मार्ट हो? कितने स्मार्ट हो? 10 आउट ऑफ 10 हो आप? गॉड। 100 आउट ऑफ 100 हो? गॉड। चलो जाओ, आपकी क्लास चल रही है, बच्चे भी बैठे हुए हैं, जाओ दूर को। और हमारी सोसाइटी में ना नो ब्रोकर ऐप इंस्टॉल करी हुई है, उसके थ्रू ही जो है वो गेट में जो कोई भी आता है उसको अगर एंटर करवाना है तो हमारे एप्लीकेशन में जो है मैसेज आता है, और हमें अप्रूव या डिसअप्रूव करना होता है। सो आजकल मैं देख रहा हूँ कि कई बार ना वो गलत एड्रेस दे देते हैं, और वो किसी और के घर जाना होता है या नहीं जाना होता है, पर गलती से अगर हमारा नंबर देते तो हमारे उसमें आ जाता है। और कई बार क्या है, पापा अप्रूव कर देते हैं, पापा और मेरे ही उसमें एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। सो उनको लगता है कि शायद हमने मंगा रखा होगा। अमेज़ॉन की कई बार रॉन्ग डिलीवरी जो है, मतलब घर का एड्रेस गलत देते हैं, आए किसी और घर में होते हैं। अब जैसे नंबर हमारा 204 है, किसी का 402 होगा, गलत पढ़ लिया, 204 बता दिया गेट पे, मैसेज हमारे उसमें आ जाता है, पापा अप्रूव कर देते हैं। और फिर अगर मैं बाद में देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार अप्रूव क्यों किया, हमारा तो कुछ आना नहीं था। तो वही चीज़ें हैं। फिर अगर बाद में कैंसिलेशन भेजो, अब मज़ेदार बात है, कल रात को 1:30 बजे भी आया, मेरे ख्याल से जोमेटो या स्विगी का कोई डिलीवरी का आया था 1:30 बजे, और पापा ने उठ गए और अप्रूव कर दिया। उनको लगा कि शायद मैंने मंगा रखा है रात को 1:30 बजे, मैं तो सो रहा था। अभी इतनी रात को कौन ऑर्डर करता है, पर पापा हैं सुपर एक्टिव, उन्होंने अप्रूव कर दिया। अब सुबह जब मैंने देखा, मेरे को दिख तो गया था कि 1:30 बजे कुछ मैसेज आया है, 5-6 बजे मैंने देखा था, और फिर मैंने देखा नहीं कि अप्रूव किया है कि क्या किया था। पर अब उसको कैंसिल भी करेंगे तो कहाँ से करें अब। तो ये भी एक है कि गेट पे जो है अगर एड्रेस गलत दे देते हैं और वहाँ पे भी लोग अगर अप्रूव कर दें, तो कुछ वैसे एलिमेंट्स भी घुस सकते हैं सोसाइटी में, गलत एलिमेंट्स। तो ये अप्रूव भी ध्यान से करना चाहिए वैसे तो मैंने भी पापा को बोला है कि अगर मैं घर पे हूँ तो आप जो है एक बार पूछ लिया करो, अगर आपकी नॉलेज में नहीं है ना तो मेरे से पूछ लिया करो। यही कर सकते हैं डिटरेंट हम अपने घर पे, कि एक दूसरे से पूछ के, अगर पता है शॉर्ट कि कहाँ कोई आने वाला है रिलेटिव या कोई वैसा, तब तो पता ही है, या कोई अमेज़ॉन का कुछ डिलीवरी होने वाली है हमारे यहाँ, ये सब नोन वो हैं। पर कुछ अननोन वैसा कुछ है या ऑड आवर्स में आता है, सो एक दूसरे से पूछ के ही
अप्रूव करना चाहिए। और अगर पता चल जाता है कि यार गलत अप्रूव कर दिया तो इमीडिएटली उसको कैंसिल भी कर देना चाहिए, ताकि गेट पे मैसेज पहुंच जाए कि भाई हमारे घर पे तो नहीं आना था इसको। सो अकॉर्डिंगली वो एक्शन ले पाएँ। पता नहीं लेते हैं कि नहीं लेते, पर एटलीस्ट अपने एंड से तो हम इंश्योर करें कि हम सही इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करा दें एज सुन एज पॉसिबल। और जो हमारी मेड है उसने वाइफ से जो है इस बार दिवाली में जो है कुकर, प्रेशर कुकर जो है गिफ्ट मांगा हुआ है। और वाइफ तो गुस्से में काफ़ी कि एक तो छुट्टी बहुत मारती है, रैंडमली बताती भी नहीं है, और काम भी ठीक से नहीं करती कई बारी। सो अभी दिवाली सफाई पे लगा रखा है उसको, वो भी अलग से ही कर रही है वो। हम तो सीधे पहाड़ी, हम तो बोल नहीं पाते। अगर हमें दिखता भी है ना थोड़ा बहुत कुछ कहीं पे कमी पेशी है तो हम खुद ही साफ़ कर लेते हैं। बर्तन कई बार हम खुद ही पोंछ देते हैं, मांज देते हैं। पर वाइफ जो है वो थोड़ी कड़क पहाड़ी है, तो वो तो स्ट्रेट अवे डांट देती है। सो इतना सीधा रहना भी कई बार अच्छा नहीं रहता, पर हम थोड़े हम्बल हैं, हम पुराने ज़माने के ज़रा। सो हर टीम में एक ऐसा प्लेयर होना ज़रूरी है। सो हमारी टीम का प्लेयर जो वो मेरी वाइफ है, जो इस एरिया में एक्सपर्ट है काम निकलवाने में, करवाने में। सो ऐसा अगर कुछ आता है तो मैं उसको आगे कर देता हूँ हमेशा। ये कौन जा रहा है ऊपर चुपके चुपके? भगवान ने भी क्या टैलेंट दे रखा है, देखो पाइप पकड़ पकड़ के कैसे ऊपर जा रहा है। तो आज अभी तक मैंने एक्सरसाइज तो करी नहीं है, ट्रेडमिल में चढ़ता हूँ थोड़ी देर में, और जो मैंने शुरू किया 5-5 मिनट एटलीस्ट वो तो करूँ मैं। और मैंने नोटिस किया जब मैं चलते चलते जो है व्लॉग बनाता हूँ या वीडियो शूट करता हूँ तो हाफने की आवाज़ बड़ी आती है उसमें, जो कि होता ही है। अगर मैं ज़्यादा चल लूँ ना तो सांस फूलने लगती है, और वो वीडियो में तब नोटिस होता है। तो मैंने तो यहाँ पे झाड़ू लगा के क्लीन कर दिया था कॉरिडोर, और यहाँ साइड में इकट्ठा किया था कूड़ा, जो कि मेरे यहाँ से क्लीनिंग स्टाफ लेके चला गया है। पर एक पैकेट यहाँ पे ना किसी का खाने का पड़ा हुआ है, पहले यहाँ गिरा हुआ था, कोई यहाँ फेंक के चला गया, और क्लीनिंग स्टाफ ने उठा के यहाँ पे रख दिया है। इसको लेके जाना चाहिए था, ये पता नहीं कौन फेंक के चला गया। और इस बालकनी में नए गमले लगाए थे, ये सीमेंटेड वगैरह। फिलहाल तो अच्छे चल रहे हैं सब पौधे, कुछ नए पौधे भी लिए थे, ऊपर भी लगा रखा है। तो 3-4 महीने पहले ये पेंट भी कराया था, ग्रिल और ये जो बाहर का हुआ है फ्रेम। सो जंग वंग तो नहीं लगा हुआ अभी तक, तो मैं भी देखेंगे दिवाली के बाद दोबारा इसको पेंट करा देंगे। तो पापा के टाइम पास के लिए मैंने एक कंप्यूटर टेबल यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा था, एक कंप्यूटर दे रखा है अपग्रेडेड। रिसेंटली एक और मैंने एक इंक टैंक प्रिंटर खरीदा उनके लिए, DCP का T520W, काफ़ी अच्छा प्रिंटर है ये। और मैंने फ़ोटो प्रिंट भी निकाल के देखा इसमें भी अच्छा फ़ोटो प्रिंट भी अच्छा निकलता है फ़ोटोज़। तो उनको आदत है प्रिंट आउट निकालने की, काफ़ी अपने रिकॉर्ड में रखते हैं काफ़ी चीज़ें। बाकी आजकल इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है 24 घंटे। सो मैंने जो है 2 इंटरनेट कनेक्शन ले रखे हैं डिफरेंट ISP के। एक तो मेरे पास एक्साइटल का है और एक मैंने रिलायंस का ले रखा है, और ईयरली सब्सक्रिप्शन ले रखा है मैंने, जो थोड़े पे सस्ते भी पड़ते हैं। और जो एक्साइटल है वो जो है वो काफ़ी सस्ता है, और प्लस उसमें स्पीड भी ज़्यादा है। 400 Mbps का प्लान है, और मेरे ख्याल से अराउंड 8,000 कुछ का पड़ा था मेरे को एक ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है। और वहीं पे रिलायंस जो मैंने 30 Mbps का प्लान लिया है। 30 Mbps भी स्टेबल है क्योंकि रिलायंस का, और काफ़ी चीज़ें चल जाती है उसमें, 2 TV तो चल जाते हैं, 4K TV मेरे, और बाकी मोबाइल भी कनेक्ट करना हो तो वो सब भी चल जाते हैं। सो एज अ बैकअप मैं रिलायंस को यूज़ करता हूँ मोस्टली, क्योंकि रिलायंस वैसे कभी डाउन होता नहीं है। और एक्साइटल भी है, वो भी बीच बीच में उसका कोई लाइन में इश्यूज़ आ जाते हैं कभी, वो भी आजकल काम होती है क्योंकि अब उनका भी फाइबर में कन्वर्ट हो गया लाइन। सो तब से जो है मैं उनका भी स्टेबल कनेक्शन देख रहा हूँ। पर वंस इन अ वाइल, कभी 1.5-2 महीने में शायद कभी उनका लाइन थोड़ी देर के लिए आउटेज होती है कि मेंटेनेंस चल रही है, उस चक्कर में कुछ टाइम के लिए बंद होता है। अदरवाइज़ वो भी स्टेबल कनेक्शन है। पर बेनिफिट वही है कि वो स्पीड हाई है, प्लस चीपर है। सो ऐसे लोकल कनेक्शंस भी देख सकते हैं। रिलायंस तो बहुत बड़ी कंपनी है, आपको अक्रॉस द सिटीज़ में मिल जाएगा। पर ऐसे लोकल जो ब्रांड है, वर्ल्ड वन या कुछ ऐसा कुछ आते हैं, या फिर एक्साइटल, ये सब जो लोकल ब्रांड है, स्पेक्ट्रानेट, ये सब भी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, प्लस चीप मिल जाते हैं कई बारी। सो अगर पैसा भी सेव करना हो और आपको 2 कनेक्शन भी लेने हैं, सो उतने में मेरे को ये दोनों कनेक्शन रखना फ़ायदेमंद रहा है। बाकी मैंने फादर के लिए जो नवी सिस्टम दिखा रहा था उसमें मैंने 5G कनेक्शन के लिए वाईफाई के लिए एक डोंगल यूज़ किया हुआ है। सो अच्छा कनेक्टिविटी है उससे भी। सो मेरे को लैंड केबल लगाने की यहाँ पे इतनी दूर तक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
बाकी मेरा जो डेस्कटॉप सिस्टम है उस पर मैंने लैंड केबल कनेक्ट कर रखा है, और बाकी टीवीज़ हैं वो वाईफाई पे चलते हैं। एक इशू मैं रिसेंटली जो फेस किया था कि मेरा 65 इंच का जो टीवी है उसमें जो है इशू आना शुरू हो गया था। बीच बीच में वो एकदम बंद हो जा रहा था, या फिर उसका डिस्प्ले गायब हो जा रहा था, या फिर कलर्ड लाइंस आ जा रही थी। सो जब मैंने कॉल किया आई फैल्कन का टीवी, आई फैल्कन का, और जब मैंने उनके सपोर्ट को कॉल किया तो उनका 1000 रुपीज़ तो विजिटिंग चार्जेस है। प्लस जब उनका कॉल आया टेक्नीशियन का तो उसने पूछा मेरे से कि इशू क्या है वैसे। सो मैंने कहा ऐसा इशू आ रहा है, तो कहते कि ये तो मेरे को लग रहा है कि डिस्प्ले का इशू है। जो डिस्प्ले है वो कुछ 14-15 या 18 हज़ार कुछ बोला उसने, महंगा ही बोला क्योंकि ये 65 इंच का टीवी है तो इतना महंगा पड़ेगा। प्लस 1-2 पार्ट और बोले तो वो 18-19 हज़ार का कुछ खर्चा बता दिया था। सो मैंने कहा इतना महंगा अगर रिपेयर करने में लग रहा है, और पता नहीं उसकी वारंटी कितना तक रहती है, वो जो रिपेयर करेंगे उसके बाद ज़्यादा 6 या 1 साल की रहेगी, अगर रहेगी भी तो उसके बाद अगर फिर से इशू आ गया तो ये बड़ा कॉस्टली वो है। सो मैंने कहा एक बारी मैं चेक करता हूँ, मेरे को तो 1000 रुपीज़ विजिटिंग चार्ज ही महंगा लग रहा था उनका। सो मैंने ट्रबल शूटिंग का मैंने कुछ दोबारा से ढूंढा और मैंने ये पाया कि अगर तो वो लैंड केबल पे कनेक्टेड था मेरा डायरेक्ट। सो मैंने लैंड केबल हटा दिया और उसके बाद से वो सही चलने लग गया। सो एक ये इशू मैंने ट्रबल शूटिंग स्टेप देखा है कि अगर इनकेस अगर ऐसा कुछ इशू आ रहा हो तो पहले आप HDMI केबल्स या जो कनेक्टेड है या सेट टॉप बॉक्स कनेक्टेड है या लैंड केबल कनेक्टेड है वो हटा देना चाहिए और डायरेक्ट वाईफाई पे लगा दो, या फिर बाकी जो केबल्स है वो अनप्लग कर दो। सो कई बार ये इशू उससे रिजॉल्व हो जाता है। सो मेरे को सेट टॉप बॉक्स चलाने की ज़रूरत नहीं थी, रिलायंस का है मेरे पास पड़ा हुआ सेट टॉप बॉक्स, पर मैं नहीं चलाता हूँ। मेरे पास बाकी कनेक्शन मैंने OTT के लिए ही रखे थे। सो वो मैं डायरेक्ट वाईफाई के थ्रू ही अब चला रहा हूँ। सो मेरा टीवी एकदम स्मूथ चल रहा है। वो तो कलरिंग लाइन का जो इशू आ रहा था, ब्लैकआउट हो जा रहा था और डिम लाइट शो कर रहा था, वो लैंड केबल का हटाने से जस्ट वो ठीक हो गया, फिक्स हो गया इशू। और अगर मैं टेक्नीशियन को बुला देता तो मेरा 15-20-25 हज़ार रुपये तो गया था। सो कई बारी थोड़ा वेट करके रुक के दिमाग लगा के कई चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। सो हमेशा ज़्यादा जहाँ पे पैसा लगने वाला हो तो थोड़ा रुक के वेट करके थोड़ा एक्सप्लोर करके चीज़ें ट्राई करके तभी आगे बढ़ना चाहिए। जब लगता है कि नहीं हो पाएगा, टेक्नीशियन की ही ज़रूरत है, तब तो कोई ऑप्शन नहीं रहता। पर जो अगर ऑप्शंस अगर अवेलेबल हैं वो ज़रूर एक्सप्लोर करने चाहिए। तो मेरे को तो फ़ायदा हो गया उस चीज़ का फ़िलहाल के लिए। अब लैंड केबल मैंने दोबारा लगा के नहीं देखा, पर मैं नहीं लगाऊंगा। जब अब स्मूथ चल रही है चीज़ तो वो स्मूथ चलने देनी चाहिए। सो तो देखिए फ़ोटो प्रिंट निकाला मैंने DCP T520W ब्रदर का जो प्रिंटर है, ये इंक टैंक प्रिंटर, और कितना बढ़िया प्रिंटर है। मार्केट में जाने का झंझट ही नहीं भाई। कोडैक का मैंने ये पेजेस मंगाए थे फ़ोटो प्रिंट के लिए, फ़ोटो पेपर कहते हैं इसको, और काफ़ी अच्छा खासा बंडल आ जाता है। तो कुछ मेमोरीज वगैरह कैप्चर करी हुई मोबाइल पे, कंप्यूटर है ही, प्रिंटर है ही, इसी से मैं निकाल देता हूँ। और बार बार मोबाइल पे तो कोई देखता नहीं है फ़ोटोज़। अगर ये रहे ना फ़ोटो एल्बम, तो मेरे को फ़ोटो एल्बम में देखना ज़्यादा सही रहता है। सो कुछ भी मोमेंट्स होते ना कैप्चर किए हुए, 1-2 फ़ोटो खींच लो और उसका प्रिंट निकाल के एल्बम में रख दो, तो उसको देखने में ज़्यादा मज़ा आता है। सो वाइफ को फ़ोन है अभी कि उसके मौसा जी जो वो आ रहे हैं अभी घर पे दिवाली विश करने के लिए। सो थोड़ा तैयारी करते हैं उनकी रिसीव करने के लिए उनको। ओके गाइस, आज तो हैवी डिनर हो गया, थोड़ा नींद आ रही है अब, सोने की तैयारी करते हैं। बाकी इंग्लैंड जो है वो जीत गई थी नीदरलैंड से, और अब सोते हैं भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना। ओके, बाय बाय।